हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2012 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। और अगर आप सीटेट 2011 के प्रीवियस पेपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है नंबर 1 आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, नंबर 2 केवल वातावरण का, नंबर 3 केवल आनुवांशिकता का, या फिर नंबर 4 पालन पोषण और शिक्षा का। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। आनुवांशिकता से तात्पर्य है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का बच्चों में स्थानांतरण होना, और वातावरण से तात्पर्य है वातावरण में वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जिनसे व्यक्ति प्रभावित होता है या फिर उत्तेजित होता है। इसीलिए मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, नंबर 2 इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, नंबर 3 बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, या फिर नंबर 4 शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर या फिर सीखते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। एक क्लास में कई बच्चे होते हैं और सभी का मानसिक स्तर व्यक्तिगत भिन्नता के कारण भिन्न होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है तो कोई बच्चा बहुत देर में सीखता है। इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि अपने शिक्षण विधि में प्रत्येक बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार अपनी शिक्षण विधि को परिवर्तित करते रहना चाहिए। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? नंबर 1 यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, नंबर 2 सीखने की अनुपस्थिति, नंबर 3 शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, या फिर नंबर 4 वे कैसे सीखते हैं। तो शिक्षार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। यांत्रिक अभ्यास क्या होता है? यांत्रिक अभ्यास का मतलब होता है निरंतर अभ्यास करते रहना। अगर हम किसी पाठ का या टॉपिक का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो उसमें त्रुटियां कम होंगी या फिर ना के बराबर होंगी। और अगर हम किसी टॉपिक या लेसन की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो उसमें त्रुटियां ज़्यादा होने की संभावना होती हैं। इसीलिए प्रायः जब शिक्षार्थियों में त्रुटियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं तो उन्हें यांत्रिक अभ्यास यानी निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? नंबर 1 भावात्मक, नंबर 2 आध्यात्मिक, नंबर 3 व्यावसायिक, या फिर नंबर 4 अनुभविक। सीखना क्या होता है? सीखना होता है ज्ञान प्राप्त करना, और जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें अनुभव की भी प्राप्ति होती है, और अनुभव के द्वारा ही हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। इसीलिए अनुभव के बाद हम अपने आप को और दुनिया को समझने के योग्य भी बनते हैं। इसलिए सीखने का क्षेत्र अगर होगा तो अनुभविक, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि नंबर 1 बच्चा बुद्धिमान नहीं है, नंबर 2 बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, नंबर 3 बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, या फिर नंबर 4 संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो बच्चा जब कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। यदि एक कार्य को हम बार बार करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति बार बार करेंगे, तो बच्चे कार्य करते हुए ऊब जाएंगे, बच्चों में उस कार्य के प्रति आनंद नहीं रहेगा। इसीलिए ऑप्शन 4 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? नंबर 1 समस्या के प्रति जागरूकता, नंबर 2 प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, नंबर 3 प्राकल्पना का निर्माण करना, या फिर नंबर 4 प्राकल्पना का परीक्षण करना। तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। यहाँ पर समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति के सभी चरण क्रम से दिए गए हैं। जैसे समस्या के प्रति जागरूकता हमारा पहला चरण होगा, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना दूसरा चरण होगा, प्राकल्पना का निर्माण करना या फिर जो समस्या है उसके समाधानों को खोजना हमारा तीसरा चरण होगा, और प्राकल्पना का परीक्षण करना यानी जिन समस्याओं का समाधान हमने ढूंढा है उन पर प्रयोग करना और निष्कर्ष निकालना हमारा चौथा चरण होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? नंबर 1 नैतिक, नंबर 2 शारीरिक, नंबर 3 सामाजिक या फिर नंबर 4 आनुवंशिक। तो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। वाइगोत्स्की का एक सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक के विकास में अहम भूमिका समाज निभाता है। समाज में ही बालक का संपूर्ण विकास होता है। भाषा के विषय में वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे भाषा का प्रयोग केवल अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी बोलचाल के लिए ही नहीं, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं को निर्देश देने के लिए भी प्रयोग करता है। भाषा जैसे कई बार हम लोग होते हैं, अपने आप को निर्देश देते हैं, मन ही मन कहते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, फिर खुद को मोटिवेट भी करते हैं कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? खुद से बात करना, खुद को निर्देश देना। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बच्चों में सिर्फ बोलचाल के लिए, अभिव्यक्ति के लिए या फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आप को निर्देश देने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती हैं, वह किससे प्रभावित है? नंबर 1 गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, नंबर 2 वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, नंबर 3 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से या फिर नंबर 4 कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। तो जब एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? नंबर 1 अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, नंबर 2 सीखने की तत्परता, नंबर 3 सक्रिय भागीदारिता या फिर नंबर 4 अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। एक शिक्षक को कभी भी प्रश्नों के उत्तर स्वयं नहीं देने चाहिए। अगर हम स्वयं ही उत्तर दे देंगे तो बच्चे कैसे अपने मानसिक स्तर को प्रगति पर लाएंगे, कैसे बच्चे सोचेंगे, उनकी सोचने की क्षमता विकसित कैसे होगी? तो एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, क्योंकि बच्चे जब सक्रिय होंगे तभी वो समूह चर्चाएं में और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ऑप्शन 3 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? नंबर 1 शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, नंबर 2 विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, नंबर 3 विषय वस्तु में प्रवीणता या फिर नंबर 4 बैठने की उचित व्यवस्था। तो शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। जब शिक्षक को संसाधनों की उपलब्धता होगी तो वो अपने शिक्षण विधि को सजीव बनाएंगे। आपने देखा होगा डिजिटल बोर्ड में एनिमेशन के थ्रू चित्रों को या फिर अपने प्रोजेक्ट को इतना सजीव बना दिया जाता है कि बच्चे उसको वास्तविकता से जोड़ने लगते हैं। बच्चों को लगता है कि वो चीज़ वास्तविक में है और उन्हें उसमें आनंद भी आता है और वो जल्दी सीखते भी हैं। तो शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता शिक्षक के कार्य को प्रभावशाली भी बनाती है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है नंबर 1 प्रयोजनात्मक उपागम, नंबर 2 प्रगतिशील चिंतन, नंबर 3 लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर नंबर 4 वैश्विक प्रवृत्तियां। तो राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, तो यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। जब हम किसी विशेष लिंग स्त्री या पुरुष को किसी एक ही सोच पर निश्चित कर लेते हैं तो वहां पर लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? नंबर 1 किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, नंबर 2 विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, नंबर 3 आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए या फिर नंबर 4 बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है?
बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के साथ लगभग 1 साल तक संपर्क में रहता है। वह भली बात जानता है कि उनका छात्र किस विषय में कमजोर है और किस विषय में वो प्रगति कर रहा है। तो एक शिक्षक ही अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, इसीलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से किस बारे में चिंतित है। नंबर 1 प्रश्नों के प्रकार, नंबर 2 विश्वसनीयता, नंबर 3 वैधता या फिर नंबर 4 संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने पर। तो एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, तो वह मुख्य रूप से किस बारे में चिंतित होंगे, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता और वैधता ऑप्शन नंबर 4 में ही सम्मिलित है, क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने पर प्रश्नों के प्रकार भी सम्मिलित होते हैं, विश्वसनीयता भी सम्मिलित होती है और वैधता भी सम्मिलित होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि नंबर 1 बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। नंबर 2 शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 3 एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अन्वेषण का नेतृत्व करना चाहिए। या फिर नंबर 4 शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। किसी विषय के सभी पक्षों पर सोच विचार और तर्क वितर्क करके हम विचार बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र कहते हैं। विवेचना एक मानसिक प्रक्रिया ही होती है। जब कोई भी कार्य हमारे प्रत्यक्ष होता है, उस कार्य का हमें अनुभव होता है, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और लंबे समय तक हमें वो याद भी रहती है। इसीलिए शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन 2 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को नंबर 1 कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। नंबर 2 परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। नंबर 3 अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। या फिर नंबर 4 सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। जैसा हम जानते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता, बच्चों के मानसिक स्तर भिन्न होते हैं, कोई भी बच्चा एक ही मानसिक स्तर का नहीं होता है, इसीलिए शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो नंबर 1 संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। नंबर 2 मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। नंबर 3 शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। नंबर 4 शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऐसे प्रश्न यूपी टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इसे। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को तो पहले शारीरिक विकास, फिर संज्ञानात्मक विकास, फिर संवेगात्मक विकास और आखिरी में सामाजिक विकास। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है नंबर 1 समाज में बड़ों का सम्मान करना। नंबर 2 सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नंबर 3 सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। या फिर नंबर 4 अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। नंबर 1 विकास हमेशा रेखीय गति से होता है। नंबर 2 यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नंबर 3 विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। नंबर 4 सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन 1 कह रहा है विकास हमेशा रेखीय गति से होता है। इसमें पूछा जा रहा है विकास का सिद्धांत है। विकास हमेशा रेखीय गति से होता है? नहीं, विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार क्या होता है? अपने पूर्व विकास को परिपक्व बनाते हुए आगे बढ़ना वर्तुलाकार होता है। तो ऑप्शन 1 तो हमारा नहीं होगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत। या तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, नहीं, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं। ऑप्शन 4 सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि सभी की विकास दर समान नहीं होता है। कोई तीव्र गति से विकास करता है तो कोई मंद गति से विकास करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है।
विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? नंबर 1 पुनर्बलन के सिद्धांत पर, नंबर 2 अधिगम के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर, नंबर 3 ज्ञान के निर्माण पर, या फिर नंबर 4 अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर। तो जब विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान को अपने नए ज्ञान से जोड़ते हैं तो वहां पर अधिगम के सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अधिगम के सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। और अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत रूस के मनोवैज्ञानिक पावलोव द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सक्रिय अनुबंधन सही होगा, B.F. स्किनर द्वारा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा ऑप्शन 2 सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है? नंबर 1 संवेगात्मक दुश्चिंता, नंबर 2 अजनबी दुश्चिंता, नंबर 3 वियोग दुश्चिंता, या फिर नंबर 4 सामाजिक दुश्चिंता। बच्चा माँ के संपर्क में ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए माँ के प्रति उसे प्रेम भाव ज्यादा होता है। लेकिन जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि बच्चा माँ के प्रति अलगाव की भावना महसूस करता है, जो होता है संवेग के कारण। इसलिए हमारा ऑप्शन 1 सही होगा, संवेगात्मक दुश्चिंता। हमारा अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा नंबर 1 दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, नंबर 2 तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, नंबर 3 हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, नंबर 4 कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती हैं। तो समावेशी शिक्षा में सामान्य छात्र और विशिष्ट छात्र दोनों ही होते हैं, इसीलिए समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? नंबर 1 मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, नंबर 2 सत्य या असत्य, नंबर 3 निबंधनात्मक प्रश्न, या फिर नंबर 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिसमें हम हाँ या फिर ना में जवाब देते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, या तो हम सत्य में जवाब देंगे या फिर असत्य में। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। नंबर 1 श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, नंबर 2 बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, नंबर 3 विस्तृत व्याख्या करना, या फिर नंबर 4 विद्यार्थियों द्वारा पौधे की बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति होगी विद्यार्थियों द्वारा पौधे की बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, क्योंकि विद्यार्थी इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर भी रहे हैं और उसका अनुभव भी कर रहे हैं। तो विद्यार्थी जिनका प्रत्यक्ष रूप से जो प्रक्रिया करते हैं उसका अनुभव करते हैं, वो चीजें उन्हें लंबे समय तक याद भी रहती हैं और काफी ये प्रक्रिया प्रभावी भी है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि नंबर 1 बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, नंबर 2 व्यवस्था फेल हुई है, नंबर 3 बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, या फिर नंबर 4 बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन 2 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? नंबर 1 परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, नंबर 2 बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, नंबर 3 समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, या फिर नंबर 4 केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जॉन डीवी द्वारा दी गई है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन 68,500 की शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक क्या है, जिसमें आंसर होना था प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक सुविधादाता है। और यहाँ हमारा क्वेश्चन कह रहा है कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, छात्रों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कहीं भी बैठ सकें और अधिगम प्राप्त कर सकें। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। नंबर 1 रटने को प्रोत्साहित करके, नंबर 2 अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, नंबर 3 परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, या फिर नंबर 4 बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है
बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। जब हम शिक्षा को बाल केंद्रित बनाएंगे तभी शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन 4 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। नंबर 1, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। नंबर 2, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नंबर 3, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। नंबर 4, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तो व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर प्राइमरी लेवल पर हम नहीं कर सकते। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इसका कठोर निर्देश देकर, ये भी गलत है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं, किसके साथ संबंधित है। नंबर 1, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता पर। नंबर 2, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता पर। नंबर 3, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। नंबर 4, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था होती है इंद्रिय गामक अवस्था या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें बालक अनुकरण करना सीख जाता है, स्मृति उसे होती है, बच्चे चीज़ों को पहचानना शुरू कर देते हैं, चीज़ें इधर उधर उठाकर रखना सीख जाते हैं, बड़ों का अनुकरण करना सीख जाते हैं और मानसिक निरूपण भी करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है, तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। नंबर 1, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। नंबर 2, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नंबर 3, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। या फिर नंबर 4, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। क्योंकि जो नियमित विद्यालय होते हैं वहाँ निर्योग्यता के अनुसार वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, और जो विशेष विद्यालय होते हैं उनमें साधन उपलब्ध होते हैं जहाँ उन्हें सही से अधिगम प्राप्त कराया जा सकता है। और यहाँ हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे नंबर 1, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। नंबर 2, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। नंबर 3, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। या फिर नंबर 4, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्क के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। जब छोटे बच्चों को हम उनके समवयस्कों के साथ बैठा लेंगे तो उनमें स्वार्थ की भावना दूर होकर वे एक दूसरे की सहायता करना सीखेंगे और उनमें सामाजिक सहयोग की भावना भी जागृत होगी। इसीलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो ये थे 30 क्वेश्चन सीटेट 2012 के CDP के। होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।